Hello students. Now today's topic is broader meaning of democracy. This is the 1.4 topic. Let's start the broader meaning of democracy. In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representatives. This become necessary because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. Even if they could, the decisions does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracies from non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. It does not allow us to see the operations of democracy beyond government. For this, we need to turn to broader meaning of democracy. स्टूडेंट्स, पिछले वाले चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी की एक लिमिटेड मीनिंग को पढ़ा, एक लिमिटेड सेंस में उसे समझा, लेकिन डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट को समझने के लिए हमें इसके ब्रॉडर तरीके को देखना होगा, ब्रॉडरली उसे जानना समझना होगा। डेमोक्रेसी जो क्या होती है, डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जनता के द्वारा चुना हुआ, वह शासन करता, वह भी किस तरह से शासन करेगा। किसी कंट्री में मान लीजिए डेमोक्रेसी है तो वह लोगों का शासन माना जाता है, तो लोग खुद जाकर तो शासन नहीं करेंगे, वो क्या होगा, उनके द्वारा, उनके बिहाफ में, लोगों के बिहाफ में जो क्या होता है, एक बड़ी पार्टी या कोई एक पार्टी के मेंबर जो चुन लिए जाते हैं वो शासन करते हैं। अब पूरे मेजॉरिटी जो उनकी होती है वो भी डायरेक्टली शासन नहीं कर, जितने भी लोग चुने जाते हैं वो भी डायरेक्टली शासन नहीं करते। वो क्या करते हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए होते हैं, उनके भी नेता होते हैं जो कि जो है गवर्नमेंट में जाकर के बैठते हैं और फिर वो शासन चलाते हैं। तो इसके कुछ जरूरत होती हैं, जरूरी चीजें हैं जिसके कारण इस तरह का सिस्टम चलता है। वो क्यों है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इसमें बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े मेजॉरिटी में लोग होते हैं जो वो कि डेमोक्रेसी के जो सिलेक्शन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि वो फिजिकली एक साथ बैठ सकें, एक साथ डिसीजन ले सकें, तो इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो शासन चलवाते हैं। फिर यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोच भी लें कि सभी एक साथ बैठ जाएंगे, तो सब में वो एक, तो वो इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, सब में वो क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो बैठ सके, सब में वो, सबके पास उतना समय नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजों को देखते ही डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वह यही बना हुआ है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाए और वही जाकर के गवर्नमेंट को चलाएगा। अब बात ये आती है कि डेमोक्रेसी अच्छी, नॉन डेमोक्रेसीज और डेमोक्रेसीज दोनों में से क्या इनका किस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट करें कि कौन सी अच्छी है, कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी होगी, कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होगी।
नॉन डेमोक्रेसीज कंट्रीज अच्छी होंगी या डेमोक्रेसीज कंट्रीज अच्छी होंगी, या फिर यह देखा जाए कि एक गुड डेमोक्रेसी क्या है और क्या एक अच्छी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से भी ऊपर कोई होता है। यह सारी चीज़ें इस मतलब हम डेमोक्रेसी के बारे में बहुत विस्तार से इसमें पढ़ेंगे।